हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे जो भी मैंने पढ़ाया है और जितनी ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। अब आज हम करेंगे स्क्वायर। कोऑर्डिनेटर में एक पार्ट हम कर चुके हैं, रेक्टेंगल कर चुके हैं, आज हम करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारी वो जानते हैं, ठीक है। क्या क्या मुख्य पॉइंट और ये इसमें क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग में, ठीक है। तो स्क्वायर लिखते हैं हेडिंग आज। स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसके क्वेश्चनों पे आएंगे। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर अगर मैं बात करूं, स्क्वायर में क्या होता है, सबसे पहले सारी साइडें बराबर होती हैं, ए बी बी सी। यहां लिख सकते हैं आप ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे अगर मैं एबीसीडी एक स्क्वायर बनाता हूं, एक एबीसीडी है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो एबीसीडी में क्या होगा, सारी साइडें बराबर होंगी, यानी कहने का मतलब क्या है, मेरे यहां पर ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा सीडी के, सीडी बराबर होगा डीए के, ठीक है। ये बात आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, सारे एंगल बराबर होंगे हमारे, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो सारे एंगल कौन कौन से, हमारा एंगल ए बराबर टू एंगल बी बराबर टू एंगल सी बराबर टू एंगल डी। मतलब सारे एंगल, जितने भी एंगल हमारे होंगे सारे बराबर होंगे। और कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। कितने के डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। ये आप समझ पाए बात। अब तीसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मतलब डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। किस पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर। इस बात का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो ये AC है और BD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, AOB जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं आप एंगल AOB बराबर टू एंगल BOC बराबर टू एंगल COD बराबर टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये तीसरी बात है जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ध्यान रखना, अपने कॉपी में इसे नोट करते जाना धीरे धीरे, जितनी भी मैं चीजें बताता जा रहा हूं। तीसरी बात इसमें एक चीज और, यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब यह है बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि OA OC के भी बराबर होगा। इस बात का मतलब बता रहा हूं मैं। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, OA OC के बराबर और OB OD के बराबर, ठीक है। और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये बात आप समझ पाए, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं अगली चीज पे, इसकी चौथी चीज क्या है इसमें, डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं किसे, बेस एंगल को। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लेता हूं और ये एंगल बीटा है, तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होंगे, बराबर। ये चौथा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चार बात आप समझ पाए। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अब आते हैं पांचवी बात। इसकी पांचवी बात क्या है, ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आते हैं पांचवी बात पे इसकी। तो दोस्तों पांचवें पॉइंट देखते हैं, इसका पांचवा पॉइंट क्या है। चार पॉइंट आप समझ पाए होंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि जो ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब यहां पर क्या है, O मिड पॉइंट हो जाएगा। O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किस किस का, BC का और AB का, AC और BD का, सॉरी AC और BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा क्या, O। ये जो पॉइंट O तो दिख रहा है ना आपको, ये जो है क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किस किस का, AC और BD का, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि OC मीडियन हो जाएगी, OB मीडियन, OD मीडियन, OA मीडियन, ठीक है। ये सारी मीडियन बन जाएंगे हमारी, ठीक है। तो मैं यहां से चौथा जो पांचवा छठा जो पॉइंट मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एरिया जो होगा OAB का, एरिया ऑफ OBC बराबर होगा सबका एरिया, क्योंकि चारों क्या है, मीडियन है। ये मीडियन है तो ये भी, इसका अगर एक एरिया है तो इसका भी एक होगा। ये मीडियन है तो इसका एक है तो इसका भी एक होगा। ये मीडियन है तो ये एक है तो ये भी एक होगा। और ये मीडियन है तो ये भी एक एक होंगे। मतलब सारे आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब यहां पर क्या है, सारे बराबर है। तो यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ OAB बराबर टू एरिया ऑफ OBC बराबर टू एरिया ऑफ OCD बराबर टू एरिया ऑफ ODA, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है। अगर यह साइड मैंने A मान ली तो एरिया क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तो इसका आधा कर देंगे, एक चौथाई कर देंगे। कितना कर देंगे, एक चौथाई। क्योंकि अगर मैं पूरे की बात करूं, इसकी पार्टिकुलर की बात करूं, तो इसका एरिया 1 है और पूरे का एरिया कितना है, 4 है, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा और टोटल कितना है, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, मतलब टोटल, मतलब इनका एरिया।
अगर मैं पार्टिकुलर एरिया बात करूं, इसका ए स्क्वायर बाय 4 होगा, 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 क्योंकि साइड की वैल्यू मैंने ए मान ली, ठीक है, ए साइड है इसकी, तो ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ये बात आप समझ पाए। अब आता है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या होगा हमारा, यहां पर एरिया जो होगा बीसीडी का बराबर होगा एरिया ऑफ एबीडी के बराबर टू होगा एरिया ऑफ एसीडी के बराबर होगा एरिया ऑफ एबीसी, और कितना होगा 1/2 होगा ए स्क्वायर का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बीडी यहां डायगोनल है, बीडी डायगोनल है तो क्या कर रहा है, इस पूरे का एरिया 2 है, इसका एक था, इसका एक था, 2 हो गया, इसका एक था, इसका 2, मतलब ये दोनों बराबर होंगे आपस में, 2 दोनों का एरिया आ रहा है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, बराबर हो गए सारे। बीसीडी का जो है वो एरिया एबीडी के बराबर हो गया, ठीक है। अगर मैं ये डायगोनल हटा दूं एक बार के लिए, बीडी डायगोनल हटा दूं, तो अगर खाली एसी को लेके चलूं तो इसका जो एरिया होगा इन दोनों का एरिया मिला के वो क्या है एसीडी, और इन दोनों का एरिया क्या है एबीसी, दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो आपस में बराबर हो गए सारे। और 1/2 होगा ए स्क्वायर का, क्योंकि पूरे का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो आधा होगा इनका एरिया, तो आधा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये समझ पाए बात आप, ठीक है। नहीं समझ में आए तो दोबारा से देखना है इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इसका इन रेडियस बनता है, जैसे ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर एक इन रेडियस बन रहा है, ये वाला ऐसे करके एक इन रेडियस बन रहा है, स्क्वायर बना दिया पहले मैंने एक, इसके अंदर एक रेडियस होगा ऐसे करके, अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक बाहर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कम सर्कल को ड्रॉ कर दिया, एक इन सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एरिया क्या है, एबीसीडी हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें इन रेडियस क्या निकलेगा मेरा, अगर मैं यहां से यहां तक की वैल्यू मानूं तो ये आर होगा, इन रेडियस यही होगा, और अगर मुझे सर्कम रेडियस पता करना है तो ये सर्कम रेडियस कहलाएगा मेरा बड़ा आर, ठीक है। तो इसमें सर्कम रेडियस क्या होगा, सर्कम रेडियस अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इसका डायगोनल है, और डायगोनल क्या होगा इसका, डायगोनल होता है इसका AC और BD होता है, जो दोनों बराबर होते हैं, जो किसके बराबर होते हैं, A√2 के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, A√2 के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा। AC और BD दोनों डायगोनल बराबर होते हैं इसके स्क्वायर के, जो क्या होंगे, A√2 के बराबर होंगे। अब सर्कम रेडियस की बात करूं मैं यहां पर, सर्कम रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा, A√2 का आधा होगा, तो कितना होगा यहां पर सर्कम रेडियस होगा हमारा R = हो जाएगा हमारे पास A√2/2, यानी कितना आ गया, A/√2, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं साइड/√2, ठीक है। यही होता है हमारा जो सर्कम रेडियस होता है। अगर इन रेडियस की बात करूं यहीं पर, इन रेडियस क्या होगा मेरा, इन रेडियस क्या होगा, इसका आधा होगा, साइड का आधा, तो साइड का आधा मतलब A/2 होगा, यानी साइड/2। ये बात आप दोनों समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये साइड पूरी है A, और ये इसका आधा दिख रहा है रेडियस, ये जो रेडियस है वो इसका आधा है, तो इसलिए A/2 लिख दिया मैंने। ये समझ पाए आप। और ऐसी मैंने इन सर्कम रेडियस के साथ करा है। सर्कम रेडियस क्या होगा, इसका डायगोनल का आधा होगा, तो डायगोनल कितना है, A√2 है, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, A/√2, यानी साइड/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ पाए आप। ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। अब इनका अगर आपसे पूछा जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि रेशियो क्या होगा इन दोनों का, तो कैसे निकालोगे। तो रेशियो निकालने के लिए आपको सीधा देख रहा है, मेरे को यहां दिख रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, कितना होगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं दोनों को तो कितना हो जाएगा मेरे यहां से, A/2, और यहां कितना है, A/2। तो यहां से कितना दिख रहा है मुझे, √2/1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, √2/1। कैसे आया ये, अगर मैं यहां पर देखूं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर 2/√2, यानी कि यहां पर √2 × √2 लिख सकता हूं, और √2 से √2 कट जाएगा, यानी √2:1 हो जाएगा। और अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो √2:1 रखना है आपको याद। ए से मतलब नहीं है यहां पर हमें। अगर साइड कुछ भी दे रखी है, साइड अगर 15, 16 कुछ भी दे रखी है, लेकिन हमें अगर आपसे रेशियो पूछा है ना, तो आपको सीधी ये वैल्यू लिखनी है, कुछ नहीं लिखना, मतलब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है उसमें। आपको क्या करना है, रेशियो याद रखना है, √2:1 होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि ये सब साइड दे रखी है ना, मैं इस साइड पे इनका जो वो है, इनका रेशियो है वो डिपेंड नहीं करेगा। अगर इनका रेशियो निकालना है तो इनके साइड पे डिपेंड नहीं करेगा वो, क्योंकि ए से ए कट जाएगा। यहाँ देखो आप, ए से ए कट गया ना, तो ए से ए कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो है इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ए जो है इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा इनके रेशियो पे। ये बात समझ पाए आप। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आर और आर का जो रेशियो है वो कितना होगा, √2:1 होगा, ठीक है। ये बात समझ पाए। कल को आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर देंगे। अगर एरिया का रेशियो निकालना पड़ जाए आपको, तो क्या होगा हमारा एरिया का रेशियो, A1:A2 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 2 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ पाए आप जो मैंने आपको बताई है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। कैसे आई वो भी समझ में आ गई होगी आपको, और ये बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आता है इस पे, और साइड निकालने की जरूरत नहीं है उसमें, फिर आपको इसे एक कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ पाए आप। अब आते हैं अगले एक क्वेश्चन पर, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने के चांस बहुत है इस क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है हमें, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है इन विच diagonal AC and BD intersect each other at O। ठीक है, मतलब ABCD एक स्क्वायर है जिसमें डायगोनल AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि हमें एक पॉइंट दे रखा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CD। CD पर एक E पॉइंट दे रखा है सच दैट, इस तरीके से दे रखा है OE AE बराबर टू, एक बार फिगर बना लेता हूं तो क्वेश्चन बताता हूं। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं इसकी एक बार। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, ABCD। ठीक है, अब क्या दे रखा है? एक डायगोनल AC और BD जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट दे रखा है E हमें। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है कि क्या हो, AE बराबर हो AO के। तो यहां लिखना है आपको AE बराबर टू AO। ठीक है, फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड एंगल DOA AOE रेशियो DOE की रेशियो क्या होगी दोनों की, ये बतानी है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ पाए आप? क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं दोबारा से समझा देता हूं एक बार क्वेश्चन को। एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्या दे रखा है? AC और BD जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि हमें E एक पॉइंट दे रखा है साइड CD पे, CD पर नहीं है, AD पर है। AD पर एक पॉइंट है क्या? E एक पॉइंट है AD पर। इस तरीके से दे रखा है कि AE बराबर टू AO दे रखा है। ठीक है, ये बात आप समझ पाए जो मैं बता रहा हूं? ठीक है, उसके बाद ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये बात भी आप समझ पाए होंगे। अब जो है इसमें मैं बताता हूं कंसेप्ट आपको स्क्वायर का। क्या क्या कंसेप्ट बताया था आपको मैंने? एक बात बताई थी कि जो बेस एंगल होता है उसे वो क्या करता है? बांटता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है पूरा, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे अल्फा ले रहा हूं, ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी अल्फा हो जाएगी। तो अल्फा अल्फा कितना हुआ? 2 अल्फा हो गया। तो 2 अल्फा की प्लस 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि 2 अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारे पास? 135। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 67.5 डिग्री आ गई। ठीक है, ये बात आप समझ पाए? अब एंगल कौन सा निकालना है? हमें ये वाला निकालना है। तो ये 90 में से माइनस करके निकाल देंगे। 90 में से माइनस करके कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.5। अब दोनों का रेशियो निकालना, तो क्या करेंगे? 67.5 को अपॉन में कर देंगे, 22.5 कर देंगे। तो यहां से हम निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। फिर काटेंगे इसे 45, 5 एकम 5, 5 ये 15, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे, 9 पंजे 35, 9 एकम 9, 9 पंजे 15, मतलब 3:1 की रेशियो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3:1 की रेशियो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3:1 की रेशियो। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस क्या था? खाली स्क्वायर के जो भी रूल है वही लग रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा और क्वेश्चन लेता हूं इसी पे। ठीक है, उसे समझ लीजिए आप। ये सब क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या था? यही क्वेश्चन रहेगा। अब क्या रहेगा? बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर। यहां क्या होगा? E एंड F पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट हो जाएंगे। E एंड F पॉइंट्स आर, E एंड F पॉइंट्स ऑन AD सच दैट AE बराबर टू AO। फिगर दोबारा से बना लेते हैं वही वाली। ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन ध्यान में, ABCD एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्या दे रखा है? दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या दे रखा है हमें? E और F पॉइंट दे रखा है। E पॉइंट दे रखा है सच दैट, इस तरीके से दे रखा है। अब जो ये E पॉइंट है मुझे थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। इधर बनाऊंगा तभी क्या होगा? बराबर होगा। और F एक पॉइंट दे रखा है, इस तरफ दे रखा है। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखे हैं कि AO बराबर दे रखा है AE के, AO बराबर दे रखा है AE के। ठीक है, दूसरी बात क्या दे रखी है हमें? BO बराबर टू BF दे रखा है। ठीक है,
ये बात आपको पता है। अब कौन हमने निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, हमें निकालना है फाइंड एंगल EOF जो थीटा है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे समझना ढंग से, बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है और आप समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे समझ लेना। EOF थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में मैं वही सेम लगाऊंगा जो अभी चीज बताई थी मैंने आपको। ये 45 डिग्री का एंगल है और ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, ये एंगल कितना आ जाएगा 67.5। इसी तरीके से ये भी 67.5 आ जाएगा। अब ये 67.5 और ये 67.5। अब क्या है, ये एंगल निकालना है, तो 180 में से ये माइनस कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरे पास 135 माइनस कर दूंगा कितना आ गया 45। कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, tan 45 की 1 आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या था, जो मैंने अभी आपको पहले वाला क्वेश्चन करवाया उसी की तरह है, उसी का रूल इसमें लग रहा है, वही जैसे वहां करवाया था वैसे ही करना है इसमें भी, ठीक है। कैसे, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये बात समझ पाए आप। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और ये 45 था तो ये कितना हो जाएगा 67.5, ये भी 67.5। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में बात करूं तो ये भी 67.5 होगा और ये भी 67.5 होगा। अब एंगल तो हमें ये निकालना है ना, तो दोनों को माइनस कर दूंगा 180 में से, तो हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर कल को आपसे पूछ ले कि tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कैसे निकालोगे आप, tan 45 कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझना ढंग से क्या क्वेश्चन कह रहा है, और उसके बाद इसे अपने आप से करने की कोशिश करना, कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर मेरा तरीका देखना कैसे करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना पहले, और क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्या, एक स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड, जो इंस्क्राइब किया गया है किसके अंदर, इन अ क्वार्टर सर्कल के अंदर, ठीक है। इन सच अ मैनर, इस तरीके से दे रखा है, इन सच अ मैनर सच दैट टू वर्टिसेस टू एडजेसेंट वर्टिसेस lie on radius which are at equal distance from center, जो क्या है सेंटर से इक्वल दूरी पर है, ठीक है। उस पॉइंट, उस रेडियस, वहां उस जगह रेडियस के ये एडजेसेंट वर्टिस लाई कर रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, ठीक है। ये बात समझ पाए आप। और दो वर्टिसेस जो है एडजेसेंट, इसके टू एडजेसेंट वर्टिसेस लाई ऑन सर्कुलर आर्क। दो वर्टिसेस क्या है, कहां पर लाई कर रहे हैं, सर्कुलर आर्क पे लाई कर रहे हैं। अब हमें बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस बताना है। अगर इफ साइड जो होगी स्क्वायर की दे रखी है हमें, एक्स, इफ साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि स्क्वायर दे रखा है जो किसके अंदर है, क्वार्टर सर्कल के अंदर है, ठीक है। क्वार्टर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दे रखा है, तो क्वार्टर सर्कल बना दे। क्वार्टर मतलब एक सर्कल का 1/4 भाग, ठीक है। तो ऐसे ही क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। इसके अंदर स्क्वायर है जिसमें दो वर्टिसेस तो दो हैं, रेडियस पे दे रखी हैं, तो दो वर्टिसेस हमारी क्या है, रेडियस पर है, इस तरीके से एडजेसेंट वर्टिसेस, और दो जो है सर्कुलर आर्क पर है हमारी, दो क्या है सर्कुलर आर्क पे है, ठीक है। ये थोड़ा ना ऊपर नीचे कर लीजिए इसे, ताकि ये चीज ना सही सेम डिस्टेंस पे आ जाए दोनों, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है नहीं, ठीक है। ये यहां पर आ जाएगा थोड़ा सा, और ये थोड़ा ऐसे आ जाएगा। अब ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारे वर्टिसेस है ना, ये दोनों बराबर सेंटर से बराबर दूरी पर है, ठीक है। मतलब OE जो है वो OF के बराबर है, OE जो है OF के बराबर है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और दो वर्टिसेस सर्कुलर आर्क पर है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें रेडियस निकालना है, इसको सर्कल का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालना है, और हमें साइड की वैल्यू भी दे रखी है, साइड कितना दे रखी है, x दे रखी है, ठीक है।
मतलब ये जो है x है, इतना है x सेंटीमीटर मान लो, ये EG है। तो यहां से ये अगर मैं बात करूं EG की, EG कैसे निकलेगा हमारा, अगर मैं बात देखूं ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं इसमें। EG की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से मेरे पास, √2x आ जाएगी, x² प्लस x², अब इक्वल टू EG की स्क्वायर, तो EG स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ठीक है, तो √2x समझ में आ गया कैसे आया। अब हमें निकालना क्या है, OG निकालना है। क्या निकालना है, OG कैसे निकलेगा मेरा, OG कैसे निकलेगा, इसे निकालना पड़ेगा मुझे, OE को निकालना पड़ेगा। तो OE कैसे निकलेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं OEF में। अगर मैं OEF की बात करूं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो क्या होगा मेरे पास, OE² प्लस OF² बराबर टू x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से OE और OF बराबर है, तो मैं यहां से कह सकता हूं 2OE² इक्वल टू x का स्क्वायर, यानी OE² कितना हो जाएगा, x²/2, कितना हो जाएगा, x²/2। ये बात आप समझ पाए, यहां स्क्वायर को चेंज मत करिए क्योंकि आगे आपको स्क्वायर ही करना है। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें OEG की, OEG में अगर मैं बात करूं तो OE² जो होगा वो EG², OE² प्लस EG² किसके बराबर होगा, OG² के बराबर होगा, यानी OE² कितना है, x²/2। यहां वैल्यू डाल देते हैं, EG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x², क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। ये बात आप समझ पाए। तो OG² की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5x²/2, यानी कितना आ जाएगा, OG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5x/√2। ये बात आपको क्लियर हो गई, कैसे OG वैल्यू कितनी आई हमारी, √5x/√2 आ गई। ये बात समझ में आ गई आपको, कैसे ये वैल्यू मैंने निकाली है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस पे ये बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बात आप समझ पाएंगे। अगर आपको दोबारा समझनी है तो क्या करना है, आपको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अगला, इसे मिटा देता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमारे पास सर्कल दे रखा है, एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर दे रखा है और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइपोटेन्यूज पर एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी परपेंडिकुलर पर एक स्क्वायर दे रखा है, एक इसकी हाइपोटेन्यूज पर दे रखा है स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। अब हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये निकालना है। ठीक है, इसे मैंने मान लिया A B C D, इसे मैंने मान लिया B E F G। हमें निकालना है B C E की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या निकालना है, C E कितना होगा हमारे पास, C E निकालना है। दे क्या रखा है क्वेश्चन में, BC की वैल्यू में दे रखी है 3 और BG की वैल्यू दे रखी है हमें 5। निकालना है CE। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कोसाइन रूल पढ़ाया था, आपने कोसाइन रूल पर याद होगा आपको, कैसे मैंने आपको बताई थी चीजें कि जब भी कुछ ना लग रहा हो तो इसमें क्या करेंगे, हम कोसाइन रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे, पहले ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या होता है हमारा, अगर मैं इसको कॉस का एंगल लेके चलूं, मान लेता हूं इसे मैं कॉस लेके चल रहा हूं, यहां मैंने अगर देखा कोसाइन रूल इस पे लगाता हूं तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा, 3 का स्क्वायर, और ये भी 5, ये 5 है तो ये भी 5 होगा क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर की साइड है। ठीक है, ये स्क्वायर की साइड है तो सारी बराबर होंगी, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, माइनस ये निकालनी है हमें तो इसे x का स्क्वायर मान लिया हमने। मैंने आपको बताया था कोसाइन रूल में एक बात बताई थी, जब भी अगर हमें कोसाइन रूल लगाते हैं तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, माइनस में आती है, तो माइनस में x² हो जाएगी यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 लिखेंगे, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस का। ठीक है, ये क्वाड्रेंट नंबर आता है सेकंड में, इसलिए ये होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होता है हमारा, cos नेगेटिव होता है, इसीलिए क्या हुआ, माइनस साइन थीटा आ गया। ये समझ में आ गया आपको। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इसका हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5। और साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं इस ट्राइंगल के अंदर तो क्या होगी, ये 4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है, तो 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5 इक्वल टू 34 माइनस x का स्क्वायर इंटू अपॉन 2 × 3 × 5। तो यहां से 5 से 5 उड़ गया, 6 × 24 हो जाएगा, 34 माइनस x का स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर लेके आता हूं तो कितना आ जाएगा, 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर 58। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, √58। तो क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन मैंने करा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या लगाना है, आपको कोसाइन रूल लगाना है। क्या लगाना है, कोसाइन रूल। अगर कोई भी चीज निकालने, लेंथ निकालने किसी साइड की, तो भी आप कोसाइन रूल को लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रूल है, अगर आपको वो समझना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कोसाइन रूल पे, वो भी आप समझ सकते हो उस वीडियो को देख के। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा कोसाइन रूल होता क्या है। तो यहाँ पर ये कोसाइन रूल आपको समझ पाए होंगे, कैसे कोसाइन रूल मैंने लगा के इस वैल्यू को निकाल पाया CE को। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन।
एक और अच्छा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर। पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है? एम मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, एम मिड पॉइंट है। और क्या दे रखा है हमें? पी आर और क्यू एस जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एन पॉइंट पर, एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एन पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारी एक लाइन है जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने एस आर के। ठीक है, और पी क्यू के भी पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? इतनी सी बात पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एरिया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस रेशियो एरिया ऑफ पी क्यू एन एम, इसका रेशियो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है लिख लीजिए ऊपर। एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसके अंदर इन विच, सर यहां तक आ रहा है? एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसमें क्या दे रखा है हमें? एम मिड पॉइंट है पीएस का। ठीक है, और एन जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, एन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? एन। ठीक है, ये बात समझ पाए आप। और एम एन जो हमने ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल किसके? एस आर के। अगर एम एन जो है पैरेलल होगी एस आर के तो क्यू पी क्यू के भी होगी क्योंकि आपस में पैरेलल लाइन भी होती है। ठीक है, ये तो यहां पर अगर मैं देखूं ये मिड पॉइंट है एम और ये पैरेलल लाइन है इसके, तो ये एन मिड पॉइंट हो जाएगा, ये एन भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैं यहां से अगर देखूं इस चीज को मैं यहां से समझा सकता हूं, आप समझ सकते हैं आप। अगर ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये एक की रेशियो, ये भी एक एक की रेशियो में बट रहा होगा, और ये भी एक एक की रेशियो में बट रहा है, और ये एक है तो ये दो हो जाएगा। ठीक है, ये एक है तो दो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं यहां से एरिया की बात करूं, इस पूरे की बात करूं, एरिया की कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर कर देते हैं हम। एरिया के लिए क्या करते हैं? साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना? पूरे का एरिया 4 हो जाएगा। इस पूरे का एरिया कितना है? 4। ठीक है, ऐसे इस एरिया का 4, इस पूरे का एरिया 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया 8 है हमारे पास। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि पीक्यूआरएस का जो एरिया आएगा वो 8 हो जाएगा। पीक्यूआरएस का एरिया कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बात समझना दोबारा से। ये एम मिड पॉइंट है मेरा और ये एन मिड पॉइंट नहीं है अभी, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल किसके? पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। जब इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एन भी मिड पॉइंट हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कहते हैं, बीपीटी जिसे हम कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये एन मिड पॉइंट हो जाएगा। जब ये एन मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। अगर ये 1 है तो पूरा 2 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये साइड अगर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया 4 हो जाएगा। यानी इतने का एरिया कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये बात समझ पाए आप? इसी तरीके से अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये भी 4 एरिया होगा, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 8 एरिया हो गया। अगर मुझे पी क्यू एन एम निकालना है, पी क्यू एन एम कैसे आएगा मेरे पास? इस पूरे का एरिया 4 था और इसका एरिया कितना था? 1 था, तो 1 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा इसका एरिया कितना जाएगा? 3। यानी 8:3 जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कैसे क्वेश्चन मैंने ये बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस भी है पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पे ध्यान रखना कि इसका रेशियो क्या होगा? 8:3 का रेशियो होगा। ठीक है, इससे कुछ और भी पूछ सकता है पेपर में, अगर कुछ मतलब यहां पर कुछ और ट्रायंगल भी दे सकता है आपको, उसका रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है। मैं आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से बताऊंगा। जो तरीके हैं बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बाकी खाली जितनी भी चीज मैंने आपको बताई ना आगे पिछली क्लासेस में जितनी भी चीज बताई है ना, वही सारी कंटिन्यू होती जा रही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन समझना पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसीडी एक स्क्वायर है। क्या है? एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी इज अ स्क्वायर जिसमें क्या दे रखा है? बीसीई जो है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमें। बीसीई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? बीसीई जो है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ध्यान में है नहीं। ए बी सी डी। ठीक है, बीसीई में दे रखा है क्या? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि एसी बीसीई। ठीक है, एडी जो है, एसी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, बीसीई होगा सॉरी, ये एई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसे? बीसी को ओ पर। ठीक है, एसी एई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को ओ पर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में? निकालना है
ये ज्वाइन होगा इससे, ऐसे होगा ये, ठीक। इसे मिटा देते हैं। हमें निकालना है ये एंगल निकालना है, BOE निकालना है। क्या होगा इसकी वैल्यू निकालनी, क्या होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत तरीके हैं इसके करने के लिए, मैं बता देता हूं आपको। 2 तरीकों से बता रहा हूं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि ये BC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात, इस स्क्वायर की बात करूं, तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्टेक्स एंगल को क्या करता है, वो विभाजन करता है, सेम एक इक्वल एंगल में विभाजन करता है। यानी ये 45 है तो पूरा 45, ये 45 हुआ और ये पूरा 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये 60 होगा टोटल, और ये 45 है, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना होगा 15। अगर ये 60 और 15 है तो इसका एक्सीडेंट एंगल कितना बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा। तो 60 और 15 जोड़ दिया तो 75 डिग्री बन गया, यानी इसका आंसर 75 डिग्री आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप समझना। ये 45 रहेगा हमारा, ये 60 है। अब 60 और 45 को मैंने जोड़ दिया, कितना हुआ 105 डिग्री। 180 में से इसे माइनस कर दूंगा तो भी निकाल देंगे हम। ये कितना आ गया 75 डिग्री, यानी BOC की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। आई होप जो मैंने आज कुछ चीजों आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। और ये एंगल, ये जो क्वेश्चन बताया लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, हमें क्या अप्रोच रखनी है पेपर में और कैसे क्वेश्चनों को करना है। और साथ के साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा आप क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस हम करते नहीं है तो वहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाते अच्छी तरीके से और जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें क्वेश्चन दिमाग में याद भी। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें रिजल्ट भी याद हो जाते हैं उनके, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना। तो अगर हमें क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा दिख गया तो हम रिजल्ट को सीधा टिक करके आते हैं और आंसर निकाल देते हैं, वहां पर हमारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है कि आगे आपको आने वाले समय में क्या हो, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएं। क्योंकि ज्यादा से जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे तो उन क्वेश्चनों पर भी टाइम दे पाएंगे जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्योंकि पेपर जो है, पेपर सेटर जो है, पेपर जो बना रहा है वो क्या करता है, ऐसा पेपर बना रहा है कि उस टाइम लिमिट में 60 मिनट जो मिलते हैं हमें, उसमें वो पेपर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो पेपर नहीं बनता जिससे कि 60 मिनट में पेपर ना हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो वो तरीके आपको जानने हैं, तो क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे वीडियोस देखनी है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीज मिलेंगी जो एक एग्जाम को निकालने के लिए जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।